क्वेश्चन आएगा और कैसे करना है, गेट इट? यस ओके, चलो फिर हम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बेटा आप अच्छा ये बताओ, बोरॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसका ज्यादा होगा? On moving left to right, it increases along the period. So tell me किसका ज्यादा होगा? अच्छा नहीं समझा, चलो मैं और बेसिक से करके बताती हूँ तुम्हें। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिखो, ठीक है? तो अगर हमने जैसे लिख दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है? ऑन मूविंग लेफ्ट राइट, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या फर्क पड़ता है? See from here and tell me. इंक्रीज। इंक्रीज, तो मतलब क्या हो जाएगा? लिथियम का सबसे मिनिमम होगा और ऐसे बढ़ता जाएगा, फ्लोरीन का मैक्सिमम हो जाएगा। बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस मैम। ठीक है, तो हम मतलब ऐसे ग्रेटर 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 साइन लगाते जाएंगे, बट हमारे में क्या हुआ, उन्होंने ये नहीं दिया है हमें, ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, तो ग्रेटर साइन लगाओगे तो बोलो बोरॉन का कम होगा और फ्लोरीन का मैक्सिमम होगा इन सेकेंड पीरियड। कैन यू फॉलो दिस? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब हमें दिया गया था एल्यूमिनियम एंड सल्फर, तो हम चले गए थर्ड पीरियड पे, तो थर्ड पीरियड पे आ जाते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम था और इसके नीचे सल्फर था। फिर से बताओ, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट किसका कम होगा और किसका ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम का कम और सल्फर का ज्यादा। वेरी गुड, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें कंपेयर कर लो, अब बोरॉन और सल्फर में कंपेयर करो, क्योंकि हमें चेन बनानी है ना, हमें एक लाइन में लिखना है। बोरॉन और सल्फर में कंपेयर करो, ये सेकंड पीरियड में लाई करता है, ये थर्ड पीरियड में लाई करता है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम व्हाट विल हैपन? द आयनाइजेशन पोटेंशियल विल डिक्रीज। मतलब थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, सेकंड ऑर्बिट से निकालना डिफिकल्ट है, ठीक है? तो टेल मी, बोरॉन और सल्फर में से किसका ज्यादा होगा? बोरॉन और सल्फर अगर मुझे दे दिए जाएं, एक सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। थर्ड पीरियड मींस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विल इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज, वेयर लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन? फॉर बोरॉन और फॉर सल्फर? सल्फर ऑब्वियसली। अगर मतलब भाई बैक बेंच में चलते जाओ, बैक बेंचर्स क्या हो जाते हैं, जल्दी पकड़ में नहीं आएंगे, ये वाले फ्रंट बेंचर्स जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, सल्फर से निकालना इजी है। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें फोर्थ पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया था, दैट इज पोटेशियम। अब मुझे बताओ, पोटेशियम और एल्यूमिनियम का रिलेशनशिप देखें तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, पोटेशियम से या एल्यूमिनियम से? पोटेशियम से या एल्यूमिनियम से? पोटेशियम। पोटेशियम में कम एनर्जी लगेगी और एल्यूमिनियम में ज्यादा लगेगी। तो अब अरेंज करो, कौन होगा लोएस्ट एनर्जी वाला? पोटेशियम, हमने बिगिनिंग लिख दिया। कौन होगा मैक्सिमम एनर्जी वाला? क्योंकि जो भी हमारा एलिमेंट इस कोने में होगा, ऊपर होगा और कोने में होगा, वो हमेशा कैसा आयनाइजेशन पोटेंशियल शो करेगा? Maximum. And the element which is on the right and bottom, that will be showing what? Minimum. Can you get it? Now see who is on the top and on the right. In this rough periodic table, which element is on the top and on the right? On the top and on the right. Who is the element? Fluorine. So that means end point, because हमें increasing order लिखना था, end point will be fluorine. And who is at the bottom and on the left? पोटेशियम। पोटेशियम। अब बाकी एलिमेंट्स को अरेंज करो, तो पोटेशियम और एल्यूमिनियम में क्या रिलेशनशिप है, हमने वो पुट कर दी। फिर एल्यूमिनियम को सल्फर से रिलेट कर दो, देखो हमने ये रिलेशनशिप पुट कर दी। फिर बोरॉन और सल्फर की रिलेशनशिप लिख लो, वो हमने पुट कर दिया। फिर बोरॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की लिख लो। समझे या नहीं?
Yes, ma'am. ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो नीचे जाने पर डिक्रीज करता है तो मिनिमम इसकी होने वाली है, हमने ये लिखा, फिर ऑब्वियसली इसकी थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन सल्फर से कम होगी तो इधर ले आए, फिर सल्फर की इससे तो ज्यादा होगी लेकिन बोरॉन से कम होगी क्योंकि वो थर्ड पीरियड में है, फिर यहाँ ले आए, फिर इनमें देखें तो इन दोनों की ज्यादा हो जाएगी बोरॉन से बिकॉज ऑफ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने इस वे में अरेंज कर दिया। इज इट क्लियर बाय नाउ? Is it clear by now? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो अब हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोगों से मतलब और भी क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं इस टर्म्स में। तो देयर इज समथिंग लाइक सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, एक किसी एटम से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है कि और भी कई इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं? और भी निकाल सकते हैं। तो what happens is that when you take out the first electron, like this is an atom, it is isolated, it is present in gaseous state. So what happens when you take the first electron? So this is called as the first ionization potential. पहली बार जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। Okay, it is represented by IP1, सपोजिंग मैंने ऐसे लिख लिया। जब इसमें सेकेंड टाइम निकालोगे तो कैसे लिखोगे? What will it become? You'll remove one more electron. What will be the charge? 2+. So this second time, this is called as second ionization potential, and I'm representing it as IP2. And then it won't stop over here. You can keep on removing the electrons till you want to. This will be called as third ionization potential, IP3, and you can just continue it as you want. हम IP2 की वैल्यू IP1 से ज्यादा होती है? हाँ, तो हम वही करने वाले हैं तुमसे। तो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ। सो टेल मी योरसेल्फ कि किसका साइज, क्योंकि हम एटॉमिक रेडियस से कंपेयर करते हैं, तो हु विल बी स्मॉलर, who will be the IP2 will be largest? smaller. M IP1 will will be be the larger as compared to M positive, then M plus Yes, 2. Is it clear to everyone? Yes, More ma'am. you lose, smaller you become. You remember? Yes, ma'am. तो हमें एटॉमिक रेडियस का रिलेशनशिप नहीं देखना था क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बार हमें पढ़ना था आयनाइजेशन पोटेंशियल का रिलेशनशिप। तो टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड एटॉमिक रेडियस? क्या रिलेशनशिप है आयनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक रेडियस का? Inverse. रेडियस ज्यादा होता है तो इजी होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। इजी होने का मतलब क्या हो गया? Inverse होता है। हम कम एनर्जी लगाएंगे एंड दैट मीन्स द रिलेशनशिप इज ऑपोजिट। सो व्हाट विल हैपन, अगर मुझे इसी रिलेशनशिप को इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखना होगा, so in terms of ionization potential, where it is easiest to remove the electron, with high charge or with no charge? No charge. नो चार्ज। देखो इसका साइज बड़ा है, मतलब फर्स्ट पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है क्योंकि वो आराम से दे देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब एम पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसका साइज ऑलरेडी छोटा हो चुका है, इजंट इट? तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया है, and now will it be easier, it will be difficult to remove the electron, second electron? difficult. That means IP1 easy होता है, IP2 comparatively difficult। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और छोटा साइज हो गया, अब फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? और डिफिकल्ट, more difficult, and so on. So these steps in which you keep on removing these ionized electrons are called as successive ionization potential. Can you see the steps in which we are continuously removing the electron? This is called as successive ionization potential.
and every later step is higher than that of the prior step because size is decreasing. Can you see? Can you see yourself? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो ये हमें हेल्प कैसे करते हैं, हेल्प ऐसे करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें सपोजिंग सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पे वो अचीव हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया, तो जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हमें इजीली निकल आएगा या डिफिकल्टी के साथ निकलेगा? व्हाट डू यू थिंक? कि जब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इट विल बी इजियर आफ्टर अचीविंग द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जब हम अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे विल इट बी इजियर और इट विल बिकम अ बिट डिफिकल्ट? डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो जहां पर भी हमें सक्सेसिव आयनाइजेशन, वैसे तो हमें पता है कि वैल्यूज बड़ी ही आएंगी, लेकिन अगर हमें किसी सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे 2 और 3 में एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखता है, शार्प इंक्रीज का मतलब है जैसे 2 टाइम्स हो जाना या 1.5 टाइम्स के ज्यादा हो जाना, इसका मतलब क्या हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि वहां पर क्या हो चुका होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुकी होती है। ये एप्लीकेशन होता है किसका, आयनाइजेशन पोटेंशियल का। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तुम कौन से निकाल पाओगे इजीली? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना हमारे लिए इजी होता है। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब मैं तुम्हें एक एक करके बताती हूँ, तो मैंने वर्बली बताया तो शायद नहीं समझ में आया होगा, बट नाउ आई विल टेल यू लाइक properly. So it helps you to predict the number of valence electrons. How does it help us to predict the number of valence electrons? Sharp increase. Okay, sharp increase in successive ionization potential denotes inert gas configuration was achieved. ठीक है, एंड शार्प इंक्रीज का मतलब है ग्रेटर देन, यू कैन से 1.5 टाइम्स, ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स। फाइन, जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होगा, लाइक फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, तो जब मैंने पहली बार उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मैं एक रफ वैल्यू ले रही हूँ, तो सपोजिंग मुझे एनर्जी लगी 20 किलो जूल की, ठीक है। जब मैंने उसमें से सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकाला, तो व्हाट डू यू थिंक, 20 से ज्यादा लगेगी या 20 से कम लगेगी? 20 से ज्यादा लगेगी एनर्जी या फिर कम 20 से लगेगी? ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो 30 किलो जूल हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने थर्ड टाइम इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अभी भी 30 से तो ज्यादा ही आएगी। कैन यू गेट माई पॉइंट? एनर्जी तो 30 से ज्यादा ही आएगी ना। बट सपोजिंग यहाँ पर जो एनर्जी आई वो आ गई 60 किलो जूल, तो ये क्या हुआ, कैन यू सी, वैसे तो 10 का इंक्रीज आना चाहिए था, तो 10 से ज्यादा भाई 20 का इंक्रीज कर लेते हैं। ये शार्प इंक्रीज देख पा रहे हो, डबल के बराबर, मतलब मैंने बोला भी था ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स। कैन यू सी दिस शार्प इंक्रीज? Successive Yes, ma'am. ionization potential should increase by a factor of 10, मतलब 10 ऐड कर देना, 20 ऐड कर देना, 30 ऐड कर देते भाई, इतना कर लेते, बट यहाँ तो एकदम से डबल हो गई। डबल मीन्स sharp increase. And what does the sharp increase denote? What does the sharp increase denote? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी था? How many electrons could be removed easily? क्योंकि यहाँ पर you can see yourself, high, it is difficult, high energy means it is difficult to remove the third electron. So that means how many electrons could be removed easily? 2.
number of valence electrons is how much? 2. Yes, तो देखो प्रेडिक्ट करने में हेल्प किया, प्रेडिक्ट करने Yes, में ma'am. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ m is how much? अच्छा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आया हो, हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे यहाँ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए A, B, C, D, E, 5 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर आई एम राइटिंग फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे मैंने बहुत सारे आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल्स की वैल्यू लिख दी। ठीक है, so now you will predict कितने valence electrons, we'll do it later। ठीक है, so supposing I'm just writing the values। ओके, तो देखो ये मैंने कुछ तुम्हारे लिए रफ डेटा अरेंज किया है। so now can you help me in predicting the valence electrons? 3 4 1 3 3 एक एक करके करते हैं। देखो पहली बार में, दूसरी Ma'am, बार, element A, ma'am, 3. 1 minute, let everyone understand, I know you people got it। so इसी पहले वाले एलिमेंट में what is happening? मैम 3 फर्स्ट टाइम मतलब 30 का इंक्रीज आ रहा है, तो जनरली 30 का इंक्रीज देखना चाहिए। यहाँ पर देखो 20 का है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर देखो इज देयर अ शार्प इंक्रीज? यू Yes, पीपल ma'am. चेक इट, Yes, ma'am. शार्प इंक्रीज। शार्प 1.8 times यस 1.8 times 1.5 से ज्यादा। या शार्प इंक्रीज मींस इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी था, तो कंपैरेटिवली इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 3। सी ओवर है 20 से 30, 30 के बाद जस्ट डबल से ज्यादा, और बाद में देखो फिर नॉर्मल हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे मुझे 140 लिखना चाहिए। तो बाद में देखो फिर नॉर्मल हो रहा है, डबल नहीं आ रहा, तो देयर इज द शार्प इंक्रीज। मैम 400 होता तो फिर 4 हो जाते ना। हाँ, बट उतना हमने नहीं रखा, तो यहाँ पे बोलो कितना आएगा, व्हाट विल बी द, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा मैम, ये 2 इट इज 1 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इतना निकालना इजी है, फिर शार्प इंक्रीज आ इसमें फिर नेक्स्ट में 1 है, सी में 1 है। यस, यहाँ देखो ये शार्प इंक्रीज है, क्योंकि बाद में तो 10 का इंक्रीज आ रहा है, तो इट इज फिर 3 3 then again see 25 के बाद डबल से ज्यादा, again there will be 3। 3 3 okay, 3 yes, तो यहाँ पे भी 3 है। 3 3. ठीक है, are you able to predict the number of valence electron? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन समझ में आया आयनाइजेशन पोटेंशियल का। yes मैम। ठीक है, दूसरा, अगर इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, if supposing A, B, C, D, E, कितने दिए थे मैंने, belong to same period, arrange them in increasing order of atomic radii, can you do it? 1 minute। Order, do it in your notebook and then we will check order of radii। इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। मतलब हमारा ये सेकंड एप्लीकेशन है कि अगर हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल पता हो तो हम रेडियाई का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं।
So what is the relationship between radii and ionization potential? Relationship direct or indirect? डायरेक्ट मैम Indirect. एक बार रेडियाई है आयनाइजेशन पोटेंशियल कि देखो इंफॉर्मेशन मुझे आयनाइजेशन इनडायरेक्ट मैम पोटेंशियल इनडायरेक्ट की है, इंफॉर्मेशन मुझे आयनाइजेशन की पोटेंशियल की दी है और पूछ मुझसे रेडियाई रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इन्हीं दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे. मैम सबसे बड़ा ई होगा मतलब लेट अस चेक. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख लेते हैं. सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ए का है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट? ए ई सी बी, A, E, C, B and D. Is it the order? A, E, C, B and D. Yes. So what will be? इन दोनों का उल्टा रिलेशनशिप है. अब रेडियाई का ऑर्डर बोलो क्या होने वाला है? इसमें से सबसे डिफिकल्ट है. सबसे डिफिकल्ट क्यों होगा? क्योंकि इसका रेडियाई क्या होगा? इसका रेडियाई क्या होगा? लेसर और हायर. Why it is difficult to remove the electron? Because इसका जो रेडियाई है वो smallest हो जाएगा, तो हम बस सिंबल्स ऑपोजिट कर दें. Can you get it? Can you get the relationship? Yes. ये सेकंड एप्लीकेशन भी समझ में आया? Can you understand the second application? Yes. Can you get the second application? बेटा समझ में? Shall I move further? कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करो ताकि मैं उसी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ तुम्हें. No, I'm clear. क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो दूसरे एप्लीकेशन में जाते हैं. तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन. इट हेल्प्स यू टू प्रिडिक्ट वेदर योर, मतलब रफली प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा. टू प्रिडिक्ट वेदर द एलिमेंट इज यू नो प्रिडिक्ट की जो एलिमेंट है वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा. मेटालिक बिहेवियर. ठीक है, तो टेल मी योरसेल्फ, खुद से ही बता सकते हो. जैसे हम लोग मेटल्स, नेम सम मेटल्स, खुद से बताओ. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन. ओके, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम. सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 281. इसके होते हैं 283 एंड तुमने तो ये किया भी है 282. तो इनकी टेंडेंसी क्या है? लूज करने की इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है. तो टेल मी इनकी टेंडेंसी क्या है? लूज करने की. यस, हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मेटल्स टू हैव, नॉन मेटल्स की गेन करने की होती है, उनकी फोर्स ज्यादा होती है. let us check one by one. Metals have high tendency to lose electron. मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या डिफिकल्ट है? इजी. इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मतलब कम मेहनत करनी पड़ेगी. कम मेहनत करने का मतलब क्या हो गया? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज गोइंग टू बी लेसर. Yes, so the elements which show low ionization potential can be classified as metals. Can we write like this? Having lower ionization potential can be classified as metals. सही है या नहीं? Yes. ठीक है. Then similarly, अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स, नेम सम नॉन मेटल्स. ऑक्सीजन. Okay, oxygen, नाइट्रोजन.
nitrogen, Nitrogen, let us take chlorine. helium. So, Yeah. non-metals. So non-metals का हम electronic configuration देखें तो it will be how much? It will be 286, 285, 287. That 17. Sorry, my mistake. This is 5 and 6 only. मैंने सल्फर एंड फॉस्फोरस का लिख दिया था. तो ये देखो, इनको ऑक्टेट कब करना इजी होगा, ऑक्टेन करना इजी होगा. दे हैव अ टेंडेंसी टू gain electrons. ठीक है, gain electrons. That will So be it high. will be, yes, it will be easier to remove the electrons or difficult to remove the electrons. What will be the Difficult. case? Yes, difficult. That means हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, and that means ionization potential is going to be high. So now see, मतलब हम लोग सिंपल सा बोल दें कि ionization potential is directly related to non-metallic behavior. Can we write like this? अगर ionization potential है मतलब नॉन मेटल होने की चांसेस ज्यादा हैं. Can we write like this? Say yes or no. या मेटल होने के चांसेस कम है. Can we write like this? Yes or no? Shall I move further? Can you follow this or not? देखो हाई तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हाई लो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. यस और नो? रिलेशनशिप क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, अगर क्लियर हुआ है तो फिर आगे मूव करते हैं. Yes, ma'am. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? On moving left to right, what happens to ionization potential? Increase. Increase. तो non-metallic character भी क्या होगा on moving left to right? Increase. और on moving top to bottom ionization potential? Decrease. 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 That means non-metallic behavior भी क्या होगा? Decrease. डिक्रीज. अब देखो, तुमने मुझे जो एलिमेंट्स बोले थे वो थे सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम. तो देखो सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम किधर लाई करते हैं? लेफ्ट साइड या राइट साइड? Where do they lie? Left side. Right side. Left side, because on moving left to right non-metallic character increases या फिर metallic character decreases. तो देखो जितने भी metals हैं, सारे metals देखो किस साइड लाई कर रहे हैं? Which side of the periodic table? Left. Left, or you can say lower ionization potential side. Can I say like this? Lower ionization potential side. Whereas हमने जितने भी non-metals बोले थे, nitrogen, oxygen, chlorine, sulfur, Right पे होते हैं. phosphorus, bromine, iodine, all these are non-metals. Where are they lying? On the right side, because non-metallic behavior increases. Can you follow this thing? Can you follow this thing? Yes or Yes, no? ma'am. ठीक है. And even I can prove कि on moving top to bottom metallic behavior increases. Like I tell you, group 14 के elements हम लोग ले लेते हैं. जैसे group 14 में कौन होता है? कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, tin and lead. कार्बन किस कैटेगरी में आता है? कार्बन किस कैटेगरी में आता है? Non-metal. नॉन मेटल. सिलिका और जर्मेनियम किस कैटेगरी में आते हैं? एंड टिन एंड लेड हार्ड होते हैं. Metals. Yes, hard होते हैं, solid Metals. होते हैं. So they are metals. So can you see yourself on moving down the group, metallic character is increasing or non-metallic character is decreasing? Can you see yourself? Can you see yourself? Even बहुत सिंपल एग्जांपल भी मैं तुम्हें दूं, ग्रुप 15 का. देखो वैसे तो देखा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके सब नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? गैसियस में
ये कैसे एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड में, एंड दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. व्हाट डज दिस शो? व्हाट इज दिस शोइंग? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग? सॉलिड में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है? मेटालिक. मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना. तो कैन यू सी योरसेल्फ, दैट मींस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. या फिर हम उल्टा बोले नॉन मेटालिक कैरेक्टर Decreases. Decrease. ठीक है. हम ऐसे बोल सकते हैं कि राइट साइड क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर? राइट साइड एंड Non-metal. नीचे की तरफ राइट साइड एंड अबव जो एलिमेंट्स होते हैं ज्यादातर वो कैसे होते हैं? Non-metallic. इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है. वो ज्यादातर कैसे होते हैं? दे आर जनरली नॉन मेटल्स. तो तुमसे ऐसे पूछा जा सकता है नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है. जैसे तुमसे पूछा जा सकता है कि गैशियस और लिक्विड एलिमेंट्स किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू नो नॉन मेटल्स आर जनरली गैशियस एंड लिक्विड. ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा ही था. उसकी प्रॉपर्टीज को भी यूज करवा सकते हैं वो तुमसे. सो वेयर डू द गैशियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट, राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड? Right. राइट साइड. फिर नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर या बेसिक इन नेचर? Acidic. Acidic. Where do the acidic elements exist? Right side. Right side. They are good conductors or bad conductors? Bad conductors. Right. तो ऐसे भी पूछ सकते हैं. मतलब इनका क्वेश्चन बनाने का तरीका है. बट क्या तुम इससे रिलेट कर पाओगे? क्या तुम Yes, इससे ma'am. रिलेट कर पाओगे? सिमिलरली लेफ्ट साइड और बिलो हायर पीरियड्स पर कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? बिलो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल वो ज्यादातर कैसे हैं? नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं वो Metals. ज्यादातर क्या है? मेटल्स हैं. मेटल्स के लिए वो कैसे पूछ सकते हैं? जो सॉलिड हार्ड एलिमेंट्स हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड हार्ड एलिमेंट्स किधर एग्जिस्ट करते हैं? हायर पीरियड्स में या लोअर पीरियड्स में? Higher periods. हायर पीरियड्स में. देखो टिन एंड लेड हायर पीरियड्स में है ना. हार्ड. देन बेसिक एलिमेंट्स किधर एग्जिस्ट करते हैं? लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड. देखो NaOH वगैरह बेसिस बनाते हैं और ये HNO3 वगैरह एसिड्स बनाते हैं. तो फिर से यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर्स जो होते हैं वो बेसिक के लिए होते हैं और राइट कॉर्नर जो होते हैं वो एसिड्स के लिए होते हैं. बोल सकते हैं ना हम ऐसे. तो वही चीज है यहाँ पर. उसको भी रिलेट करवा सकते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स किधर हैं? लेफ्ट साइड में है. एंड गुड कंडक्टर्स किधर हैं? देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड उनकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी वो पूछ सकते हैं. क्या तुम फॉलो कर पाओगे? क्या तुम फॉलो कर पाओगे? क्या फॉलो कर पाओगे? Yes, ma'am. ठीक है. और लास्ट एप्लीकेशन इसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिडिक्ट करना. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या? नाम से ही क्लियर हो रहा है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. और इसी का उल्टा बोलो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज लेना. टेंडेंसी टू गेन नेगेटिव चार्ज. नेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू गेन नेगेटिव Tendency चार्ज. to lose electrons. Very good. Electropositivity. Electron negative charge. Then that means negative charge कैसे आएगा? By gaining the electron. तो इसी का उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. तो खुद से बता दो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है गेन करने की या मेटल्स की टेंडेंसी है? Non-metals की. बस उसी चीज को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे. हमारे को वो भी क्लियर हो जाएगा. तो नॉन मेटल्स हैव हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो अगर हमें पीरियोडिक टेबल में भूला जाए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क आने वाला है?
नॉन मेटालिक कैरेक्टर Increase. Increase. कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी क्या फर्क आने वाला है? मूविंग लेफ्ट टू राइट इट विल इंक्रीज, एंड ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इट विल मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, तो दैट Decrease. इट विल डिक्रीज। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so we'll keep it here for today.